अब बच्चों हम आते हैं oogenesis की तरफ। oogenesis मतलब ओवा का निर्माण। जब ओवा का निर्माण होता है या अंडाणु का निर्माण होता है तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। अब यहाँ देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टीएस ऑफ ओवरी लिया है और टीएस ऑफ ओवरी में आपको बिल्कुल दिख रहा है कि जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी टर्शरी oocyte में यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है। मतलब प्राइमरी फॉलिकल भी आपको दिखेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल दिखेंगे, टर्शरी फॉलिकल्स दिखेंगे और फिर आपको दिखेगा यहाँ पर सेकेंडरी oocyte और ओवा का फॉर्मेशन मतलब ओव्यूलेशन दिखता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में एक खास अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक मेल इंडिविजुअल या बॉय, जो एक लड़का है, वो प्यूबर्टी को अटेन करता है। जब वो मतलब प्यूबर्टी मतलब 12 बरस का होता है तब वो अटेन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन oogenesis भ्रूण अवस्था से इसकी शुरुआत हो जाती है। आफ्टर बर्थ कोई भी oogonia फॉर्मेशन नहीं होता। बर्थ के समय ही कम से कम 60 से 80 हज़ार हमारे पास प्राइमरी oocyte या oogonia होते हैं और ये एक एक जो oocyte है ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फिर ये यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है और ये रिलीज होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बर्थ से प्यूबर्टी तक कोई भी oogonia फॉर्मेशन नहीं होता। प्यूबर्टी के बाद में ओव्यूलेशन होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है, लेकिन प्राइमरी oocyte जो है वो फिटल स्टेज में भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाती है। oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसी भी तरह से प्राइमरी oocyte बर्थ के पहले से ही बन के रखी होती है। ओवरी में फीमेल जो चाइल्ड होता है, जो बच्ची होती है, उसके ओवरी में बर्थ के पहले, जन्म के पहले ही ये oocytes होते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि जो oogonia है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ था तो वो प्यूबर्टी के समय हुआ था, लेकिन oogonia का जो माइटोसिस है वो जन्म के पहले ही हो जाता है। मतलब जो डिप्लॉयड स्टेज है वो माइटोसिस वहाँ पहले हो गया है और प्राइमरी oocyte बन चुका है। अब ये प्राइमरी oocyte जन्म के बाद प्यूबर्टी तक कुछ डिजनरेट होता है और फाइनली हमारे पास 60,000 के आसपास oocyte बचे होते हैं। ओवरी की संख्या 2 होती है, आपको पता है। और जब ये प्राइमरी oocyte अब गुजरता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से, पहला मियोसिस इसमें होता है। तो जब पहला मियोसिस होता है तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बनता है, लेकिन एक छोटी सी और सेल यहाँ बनती है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ध्यान देंगे, प्राइमरी oocyte का पहला मियोटिक डिवीजन, पहला पोलर बॉडी, लेकिन सेकेंडरी oocyte बनाता है। और फिर जब सेकेंडरी oocyte में दूसरा मियोसिस डिवीजन होता है तो ये ओवम में कन्वर्ट होता है। मतलब इसकी कुछ लेयर ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, ये ओवम में कन्वर्ट होता है और उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। ठीक है, तो मैं इसको नटशेल में आपको फिर से बता दूं। oogenesis प्राइमरी oocyte का निर्माण जन्म के पहले हो जाता है, माइटोसिस जन्म के पहले हो जाती है इसमें oogonia में, प्राइमरी oocyte बन चुका होता है और बर्थ से लेके, जन्म से लेके प्यूबर्टी, जिसको हम जो पहला मासिक जो आता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, जिसको मिनार्क कहते हैं, तो उस मिनार्क में यहाँ तक आने की जो प्रक्रिया होती है इसमें तकरीबन 60,000 oocyte हमारे बच चुके होते हैं। और फिर ये ओव्यूलेशन के बाद में एक एक ओवा जो है वो हर महीने रिलीज होता है, ओनली 1 सिंगल ओवा। जबकि स्पर्म कितने हैं? 300 मिलियन, पॉइंट टू बी नोटेड, 1 सिंगल ओवा फॉर्मेशन इन 1 मंथ। जबकि स्पर्म में एट एवरी इजैक्यूलेशन 300 मिलियन स्पर्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड। ये बेसिक डिफरेंस है। अब आगे देखेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, लेकिन सेकेंडरी oocyte कहाँ से हो रहा है? मियोसिस 1 से। सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम कहाँ से हो रहा है? सेकेंडरी oocyte से बन रहा है, लेकिन सेकेंड मियोटिक डिवीजन से हो रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि ओवरी में क्या परिवर्तन चलते हैं। देखिए, ओवेरियन फॉलिकल ओवरी की वॉल में ऑलरेडी रहते हैं और 2 लेयर होती है इसकी, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो जो मेडुला है उसमें ब्लड वेसल्स और दूसरी कोशिकाएं होती हैं, हमने देखा है, और जो कॉर्टेक्स है उसमें फॉलिकल्स होते हैं।
तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स है यहाँ आप देख सकते हो, उसमें देखिए ग्रेन्युलोसा की लेयर ऊपर चढ़ने लगी है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है अब ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल जो है उसकी लेयर और ग्रेन्युलोसा की बढ़ने लगती है, और अंदर में आप देखिए थोड़ा सा अब एंट्रॉन, एक कैविटी बन गई है, एक एंट्रॉन, और यहीं पर जो एंट्रॉन है इस कैविटी के साथ साथ यहाँ देखिए आपको जोना पेलुसिडा भी दिख रहा है। तो ये जो जोना पेलुसिडा और एंट्रॉन का बनना है ये अब टर्शरी फॉलिकल को दर्शाता है। इस समय डी ग्राफ ने इसको स्टडी किया था और इसलिए हम इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब यही वो अवस्था है जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवा बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो इस ओव्यूलेशन में अब बात दो संभावनाएं चली आती हैं कि ये ओवा का या तो अब निषेचन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, या फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो भ्रूण बनता है और प्रेगनेंसी आती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू होता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल टेक्स प्लेस। तो अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जानेंगे कि जो मासिक धर्म है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो क्या है। अगर अंडाणु निषेचित नहीं हुए, अगर ओवा इज नॉट फर्टिलाइज्ड, देन इट हैज टू बी रिलीज्ड आउट। तो रिलीजिंग आउट हाउ, कैसे ये रिलीज आउट होना चाहिए? इसको रिलीज आउट करने के लिए एक खास प्रोसेस है जिसमें कुछ म्यूकस होता है, कुछ ब्लड होता है, कुछ एंजाइम होती है, कुछ डीजनरेटेड सेल होती हैं। तो वो सारी प्रक्रियाएं इसमें आती हैं और मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस होता है। पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम मेनार्क कहते हैं। जो आखिरी मेंस्ट्रुएशन होता है उस अवस्था को हम मेनोपॉज कहते हैं। सामान्यतया 50 वर्ष की उम्र तक मेनोपॉज महिलाएं अटेन कर लेती हैं, मतलब उसके बाद ओव्यूलेशन डज नॉट अकर, ओव्यूलेशन नहीं होता है। लेकिन नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है, और अपवाद भी हैं इसके। चलिए, तो हम मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे थे। मेंस्ट्रुएशन में देखिए ये 28 दिनों का होता है। एक जो चक्र है, जो एक साइकिल है, ये 28 दिनों का होता है। आप सभी को 7 का पहाड़ा आता है। तो यहाँ थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे। मैंने आपको बताया कि इस जो 28 दिन है इसको आप 7 के पहाड़े से 7-7 दिन में डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं 7, 14, 21 एंड 28, ये 4 भागों में हमने डिवाइड कर लिया। तो 7 दिन, फिर 14 दिन, फिर 21 दिन और फिर 28 दिन, मतलब 7 1 7, 2 14 एंड 3 21 एंड 4 28, मतलब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 एंड 7 चौका 28। ये 4 भागों में हमने बांटा इसको। इसके साथ साथ इसकी जो स्टेजेस होती हैं उसको भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इसको याद रखने के लिए एक मैं छोटा सा तरीका आपको बताती हूँ कि इसको याद रखने का तरीका क्या है। इसको याद रखने का तरीका है मेन फॉलोड लुटेरा इन साइकिल। मतलब जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो पहला फेज है। लुटेरा के पहले क्या आ रहा है? फॉलोड मतलब फॉलिकुलर फेज है, और लुटेरा माने ल्यूटियल फेज है, सिक्रेटरी फेज जिसको हम कहते हैं, और जो इन साइकिल माने नेक्स्ट साइकिल, इसको हम नेक्स्ट साइकिल कहते हैं। इसके अपार्ट, इसके अलावा आप देखिए 4 अवस्थाएं ऊपर भी आपको दिख रही हैं ग्राफ में। तो इसमें 2 इवेंट हैं, एक तो ओवेरियन इवेंट है और एक यूटेराइन इवेंट है, मतलब यूट्रस की इवेंट है, गर्भाशय की इवेंट है, और 2 हार्मोनल फेज आपको दिख रहे हैं। तो एक हार्मोन्स बाय ओवरी और एक हार्मोन्स बाय यूट्रस आपको दिख रहा है। तो हम लोग चलिए पहले हार्मोन्स की बात करते हैं। तो जो ओवरी के हार्मोन हैं, यहाँ पर आप देखिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दिख रहे हैं। और जो हार्मोन दूसरा हम देख रहे हैं पिट्यूटरी से, तो हार्मोन की 2 अवस्थाएं हैं, पिट्यूटरी से और ओवरी से, और इवेंट की 2 अवस्थाएं हैं, ओवरी और यूटेराइन से। तो हार्मोन की पहली अवस्था आपको दिख रही है पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से हुए? FSH और LH। इसमें जो सवाल आते हैं बच्चों वो ध्यान देंगे कि FSH और LH जो हैं वो क्या हैं। तो देखिए 14 दिन में 14th डे में जिस तरह से पूर्णिमा आती है 14th डे में बिल्कुल एकदम पीक पे, तो वैसे यहाँ पर आपको दोनों हार्मोन पीक पे दिख रहे हैं, और यही ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, ये 14th डे में। लेकिन दूसरे आप हार्मोन का लेवल देखिए जो कि ओवेरियन हार्मोन है। ओवेरियन हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर आप देखिए बात अलग हो जा रही है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखिए 21 डेज में है,
और एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर 2 बार हाई हुआ है। एक तो 14th डे में आपको दिख रहा है और एक थोड़ा सा 25-26 दिन के आसपास के करीब आपको देखिए ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये ध्यान में रखने की हैं। अब ओवेरियन इवेंट देखिए, तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल और एंट्रम रिलीज, और बिल्कुल 14 दिन में आप देखिए ये रप्चर हो रहा है, ओवा बन रहा है, ओवा रिलीज हो रहा है। तो 14 डे में ओव्यूलेशन हो रहा है। यूटेराइन का मूवमेंट देखिए, तो यूटेराइन का जो इवेंट है वो देखिए, जो साइकिल है वो बिल्कुल धीरे धीरे शुरू हो रही है। मैंने यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है। क्यों ब्लड फ्लो हो रहा है? क्योंकि यूटेराइन की दीवार में 3 लेयर होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं कि एक तो जो एंडोमेट्रियम है बिल्कुल अंदर की लेयर है, फिर मेसोमेट्रियम बीच वाली है और पेरीमेट्रियम बाहर वाली है। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, हार्मोन के प्रभाव से मेंस्ट्रुएशन के समय में एंडोमेट्रियम डीजनरेट होती है, इसलिए दर्द भी होता है, पेन भी होता है महिलाओं को, और वो ब्लड वहाँ से निकलता है, ब्लड के साथ म्यूकस भी निकलता है और ये अनफर्टिलाइज्ड ओवा भी उसमें मिक्स होता है। तो ये जो ब्लड का फ्लो आपको देखिए यूटेराइन इवेंट में यहाँ दिख रहा है, और ये बिल्कुल पीक में प्रोजेस्ट्रॉन जब ये पीक में जा रहा है तब इसकी वॉल का डिजनरेशन भी पीक में चला गया है, मतलब वही सिक्रेटरी फेज है और वही नेक्स्ट साइकिल को फिर अटेन कर रहा है। तो ये मेंस्ट्रुएशन का जो पूरा फेज था, जो चक्र था, वो हमने देखा। फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ, इसमें जो मासिक धर्म है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं जिसको आप 28 दिनों का मानते हैं और 7 के पहाड़े से 4 में डिवाइड कर देते हैं। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, मेन, फॉलोड, लुटेरा, इन, साइकिल। तो मेन मतलब मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलोड फॉलिकुलर फेज, और लुटेरा ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज, और नेक्स्ट साइकिल। 2 इवेंट होती हैं, ओवेरियन इवेंट, यूटेराइन इवेंट, और 2 हार्मोनल फेज इसमें होते हैं। एक पिट्यूटरी हार्मोनल फेज जो कि FSH और LH है, और दूसरा ओवेरियन हार्मोनल फेज है जो कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन है। सो विद दिस, इसके साथ ही हमारा मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों, आज की कक्षा में जो चीज़ें हमने देखी स्पर्मेटोजेनेसिस, हमने देखा oogenesis, हमने देखा स्पर्म का स्ट्रक्चर, और हमने देखा ओवा का फॉर्मेशन, हमने देखा हार्मोनल कंट्रोल दोनों में, oogenesis के समय भी और स्पर्म फॉर्मेशन के समय भी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने देखा जिसमें 2 इवेंट और 2 हार्मोनल फेज की जो अवस्थाएं हैं उनको हमने देखा। बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बाद आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ रोचक तथ्य। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है अगर अंडाणु या ओवा फर्टिलाइज ना हो, निषेचित ना हो तो, और एक बार में एक ही ओवा रिलीज होता है। कभी कभी 2 ओवा रिलीज हो जाते हैं। तो आपने जुड़वा बच्चों का जन्म भी सुना होगा। कभी कभी मल्टीपल बर्थ होते हैं जिसमें ट्रिपलेट्स या क्वाड्रिपल्स बच्चे, मतलब 3 बच्चे 4 बच्चे भी होते हैं। तो वो ऐसी जो संभावनाएं होती हैं तब होती हैं जब एक से ज़्यादा ओवा जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। सामान्यतया हम जुड़वा बच्चों का जन्म सुनते हैं, देखते हैं, आसपास भी रहते हैं, तो वो तब होता है। अच्छा, जुड़वा बच्चे अब 2 तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो होता है कि जब ओव्यूलेशन में एक साथ 2 ओवा रिलीज हो जाएं, और चूंकि आपको पता है कि वो तो 300 मिलियन स्पर्म्स हैं ऑलरेडी इजैकुलेशन के दौरान, तो 2 स्पर्म चले आते हैं उसको निषेचित करने। अब वो 2 भ्रूण का विकास होने लगता है गर्भाशय में, तो 2 बेबीज बन जाते हैं। लेकिन इनका जो ओवा होता है वो अलग अलग होता है। अब ऐसे जुड़वा बच्चों को हम फ्रैटर्नल कहते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये फ्रैटर्नल होते हैं। फ्रैटर्नल, FRATERNAL। लेकिन जो दूसरे जुड़वा बच्चे होते हैं जिनको देख के आप बिल्कुल पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सीता है और कौन गीता है, या कौन राम है और कौन श्याम है, तो वो माँ को भी फिर एक बच्चे को काजल लगाना पड़ता है, तो एक की दूसरी चोटी लगानी पड़ती है। ऐसे जो जुड़वा बच्चे होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं। ये कहाँ से आते हैं?
हम जब आपको अभी इसी अध्याय में जब आपको बताएंगे एम्ब्रायोजेनेसिस या भ्रूण विकास, तो आपको उसमें बताएंगे कि एक अवस्था होती है कि जब जाइगोट जो है बनने के बाद में उसमें एक स्प्लिटिंग की अवस्था आती है। जब वो स्प्लिटिंग दो में हो जाता है और वो दो में टूट के अपना एक इंडिविजुअल ग्रोथ करने लगता है वो जाइगोट, तब वो आइडेंटिकल होता है, क्योंकि वो दो ओवा से नहीं बनते हैं, वो एक ही ओवा की स्प्लिटिंग होती है, तब वो आइडेंटिकल होते हैं। वो राम श्याम और गीता सीता वाली जो जोड़ी होती है वो वहाँ से बनती है, वो आइडेंटिकल होते हैं। पर दो ओवा से जो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है वो फ्रैटर्नल होते हैं। ये एक तथ्य आपको जानना चाहिए। अब दूसरी बात देखिए कि जो स्पर्म बना है ये स्पर्म फ्लैजिलेटेड है, मतलब इसमें आपको फ्लैजिला दिखेगा क्योंकि मूवमेंट है। पर अगर आप एस्केरिस का स्पर्म देखेंगे उसमें फ्लैजिला नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि स्पर्म में कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। कैसे डिफेक्ट्स होते हैं? तो प्राइमरी डिफेक्ट हो सकते हैं या सेकेंडरी डिफेक्ट हो सकते हैं। प्राइमरी डिफेक्ट हम किसको मानते हैं? जब स्पर्म के हेड में मतलब एक्रोजोम में कोई डिफेक्ट आ जाए, एक्रोजोम ठीक से बना नहीं है, एक्रोजोम इनकम्प्लीट है, एक्रोजोम का शेप अलग है, तो उसको हम प्राइमरी डिफेक्ट कहते हैं और उससे फर्टिलिटी अफेक्टेड होती है। इसीलिए हमने चर्चा की है कि नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए 60% स्पर्म्स का। पर अगर नेक पीस में जिसमें कि न्यूक्लियस होता है, सेंट्रियोल होता है, या मिडिल पीस में जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या टेल में जिसमें कि एक्सियल फिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर उनमें कहीं पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है उसको हम सेकेंडरी डिजीज कहते हैं या सेकेंडरी डिफेक्ट कहते हैं। सेकेंडरी डिफेक्ट से फर्टिलिटी पे कोई खास असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपको बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन के समय बेसिकली एक्रोजोम ही अंदर जाता है, तो उनसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक्रोजोम का जो अगर डिफेक्ट है तो प्राइमरी डिफेक्ट उसको माना जाता है और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो oogenesis हमने देखी उसमें दो पोलर बॉडी बनी, तो एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है, दूसरी सेकंड पोलर बॉडी बनी। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी है क्या वही डिवाइड होती है सेकंड में? नहीं। तो फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या रोल है? ऐसे तो स्पष्ट रोल अभी हम नहीं कह सकते, पर जनरली वो मनुष्यों के केस में वो उसमें कोई डिवीज़न नहीं होता। और उसी तरह से सेकंड पोलर बॉडी का भी बहुत ज़्यादा नोन रिजल्ट्स अभी हमारे सामने नहीं आया है। पर ये पोलर बॉडी के फॉर्मेशन से हम आपको एक और बात ये बताना चाहते हैं कि स्पर्म और ओवा के साइज़ में क्यों फ़र्क है। ओवा बड़ा है और स्पर्म छोटा है, क्यों फ़र्क है? जब मैंने आपको सेकेंड मियोसिस 2 बताया स्पर्मेटोजेनेसिस में, वहाँ आप देखिए 4 हैप्लॉइड स्पर्म बने और वो चारों के चारों इक्वल है, वहाँ कोई पोलर बॉडी नहीं बना, चारों इक्वल है। मतलब साइटोप्लाज्म और जो बाकी के सेल पार्ट हैं वो एक समान विभाजित हो गए चारों में। तो जाहिर सी बात है कि जब 1 से 4 बनेगा तो वो छोटा होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अनइक्वल डिवीजन हो रहा है ओवा में। देखिए पोलर बॉडी छोटा है और ओवा में साइटोप्लाज्म का ज़्यादा भाग चला आया है, ठीक है, तो वो उसका साइज बड़ा हो गया है। तो ये कुछ रोचक बातें थी जो आपको जानना चाहिए कि ओवा और स्पर्म के साइज़ में फ़र्क क्यों है, जुड़वा बच्चों का या ट्विंस का फ्रैटर्नल आइडेंटिकल टाइप क्या है, या पोलर बॉडी का रोल क्या है। तो ये कुछ रोचक तथ्य थे जो हमने आपके सामने रखे। और इसके साथ ही हम कुछ यहाँ पर इनमें जो फ़र्क होता है, जो अंतर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, उसकी चर्चा भी हमने की। जैसे देखिए आप, इन दोनों में जो खास अंतर है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis कहाँ से स्टार्ट होता है? ये फीटल स्टेज मतलब भ्रूण अवस्था से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो माइटोसिस दोनों में पहला जो डिवीज़न है माइटोसिस होता है, लेकिन इसमें जन्म के बाद प्यूबर्टी के समय होता है, और oogenesis के केस में वो जन्म के पहले ही हो चुका होता है, ठीक है। पोलर बॉडी का फॉर्मेशन आप देखिए oogenesis में होता है, लेकिन पोलर बॉडी का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं होता है, ठीक है। और इसके साथ ही स्पर्म का जो स्ट्रक्चर हमने देखा उसमें 3 खास बातें हमने देखी कि स्पर्म में जो एक्रोजोम है, एक्रोजोम क्या होता है?
गोल्जी बॉडीज़ का बना होता है और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और टेल में एक्सियल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिलामेंट्स आप कह सकते हैं वो उससे उसका निर्माण होता है। तो इन जानकारियों के साथ बच्चों आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आज की कक्षा का यहीं पर समापन होता है। आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूब पढ़ाई करें।